कहानी की शुरुआत एना नाम की एक महिला से होती है। सुबह सुबह उसका बेटा जिन उसे जगा देता है ताकि वो अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जा सके। वो एना से कहता है कि आज वो काम से छुट्टी ले ले क्योंकि आज उसके लिए बहुत जरूरी दिन है। आज उसका डाइविंग टेस्ट है जिसकी तैयारी वो पिछले 2 दिनों से पूरी मेहनत से कर रहा है। एना बिस्तर से उठती है लेकिन तभी वो रुक जाती है। बाहर से अजीब सी आवाजें आ रही होती है। वो खिड़की खोलकर देखती है और चौंक जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, इतनी भयानक बारिश जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी। वो जिन के लिए नाश्ता बनाना शुरू करती है और साथ साथ अपनी माँ को फोन लगाती है जैसे वो रोज करती है, उनका हालचाल पूछने के लिए। फोन पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ के इलाके में भी बेहद तेज बारिश हो रही है। तभी एना को एहसास होता है कि ये कोई मामूली मौसम नहीं है। उसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आ चुका है जो काफी देर तक चल सकता है। इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि आज वो काम पर नहीं जाएगी। कॉल खत्म करने के बाद वो फिर से नाश्ता बनाने लगती है। अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। फर्श पर पानी भरने लगता है लेकिन एक अजीब तरीके से। एना खिड़की से बाहर देखती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने से विशाल लहरें इमारत की तरफ बढ़ रही होती हैं जो रास्ते में आने वाली हर चीज को डुबो रही होती है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखने लगती है। उसी पल पूरे बिल्डिंग में अलार्म बज उठता है। एक चेतावनी की आवाज गूंजती है। बताया जाता है कि भयानक बाढ़ आ चुकी है और पानी तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका है। सभी लोगों को तुरंत ऊपरी मंजिलों की तरफ जाने का आदेश दिया जाता है ताकि जान बचाई जा सके। घोषणा में ये भी बताया जाता है कि बाढ़ की वजह से बिजली चली गई है और सभी लिफ्ट्स बंद हो चुकी हैं। सबको सीढ़ियों से ही जाना होगा। एना बिना वक्त गवाए हरकत में आ जाती है। वो अपने और जिन के कपड़े समेटने लगती है ताकि भाग सके। तभी उसके फोन पर कॉल आती है। कॉल एक पुलिस ऑफिसर जो का होता है जो उसे बताता है कि उसे खास तौर पर एना और उसके बेटे को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। वो सख्त आवाज में कहता है कि वो सब कुछ छोड़ दे, कपड़े, सामान, और बस अपने बेटे के साथ ऊपर की मंजिलों की तरफ जाती रहे जब तक वो खुद वहां ना पहुंच जाए। इसी वक्त हमें पता चलता है कि एना असल में कौन है। वो एक डॉक्टर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी पर काम करती है। इसी वजह से उसका दिल बेचैन हो रहा होता है। ऐसी आपदा पहले से पता चल जानी चाहिए थी लेकिन वो इन बातों को झटक देती है। वो जल्दी से जिन की दवाइयां उठाती है, उन्हें एक छोटे बैग में डालती है, अपने बेटे को पीठ पर उठाती है और अपार्टमेंट से बाहर भागती है। बाहर का नजारा बेहद डरावना होता है। हर तरफ पानी ही पानी होता है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। सीढ़ियां लोगों से भरी होती हैं। हर कोई डरा हुआ, घबराया हुआ। तभी एक और झटका लगता है। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां किसी चीज से बंद होती हैं। पड़ोसी वहीं फंसे खड़े होते हैं। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता। बिना सोचे समझे एना जिन को पीठ पर लिए बिल्डिंग के दूसरे सिरे पर बनी इमरजेंसी स्टेयरकेस की तरफ दौड़ती है। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगती है और अपने बेटे को शांत रखने के लिए धीरे धीरे गुनगुनाने लगती है ताकि वो आसपास के डरावने मंजर से घबरा ना जाए। लेकिन जिन पानी में तैरते लोगों को देख लेता है जो जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। एना गाना जारी रखती है, उसे बहलाने की कोशिश करती है और पूरी ताकत से ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। अचानक वो किसी बंद रास्ते पर पहुंच जाती है। इमरजेंसी स्टेयरकेस भी बंद होती है। वहां लोगों ने फर्नीचर और दूसरी चीजें जमा कर रखी होती है। वो किनारे से चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। वो गिरते गिरते बचती है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो वापस मुख्य सीढ़ियों की तरफ मुड़ती है। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है जो बिल्डिंग के अंदर उसे ढूंढता हुआ आ रहा होता है। एना जोर से उसका नाम चिल्लाती है और हाथ हिलाकर उसे अपनी जगह बताने की कोशिश करती है। तभी उसका दिल बैठ जाता है। जिन उसकी पीठ पर नहीं होता। वो देखती है कि जिन एक पड़ोसी के अपार्टमेंट के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। बिना एक पल सोचे वो उसके पीछे दौड़ पड़ती है। जैसे ही एना उस अपार्टमेंट में घुसती है उसी पल बाहर से विशाल लहरें उन पर टूट पड़ती है। पानी खिड़कियों को तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है और पूरा घर एक ही पल में भर जाता है। हर तरफ पानी ही पानी होता है। पानी सब कुछ निगल रहा होता है और उसी बीच एना का दिमाग एक दर्दनाक याद में चला जाता है। वो खुद को अपनी कार में फंसा हुआ देखती है अपने पति के साथ। कार धीरे धीरे पानी में डूब रही होती है। उसी दिन उसके पति की मौत हो गई थी। अचानक वो खुद को संभालती है। यादों से बाहर निकलकर वो खुद को मजबूर करती है कि अब उसे कुछ करना ही होगा। वो पानी के अंदर होता लगाती है और पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने लगती है। इसी अफरा तफरी में जिन की दवाइयों वाला बैग उसके हाथ से छूट जाता है और कहीं गायब हो जाता है। वो थोड़ी देर के लिए ऊपर आकर सांस लेती है और फिर से दोबारा पानी में उतर जाती है। अपार्टमेंट के अंदर तैरते हुए वो आगे बढ़ती है। चारों तरफ उन लोगों के शरीर तैर रहे होते हैं जो इस बाढ़ में बच नहीं पाए। आखिरकार उसे जिन मिल जाता है। वो बेहोश होता है। एना उसे हिलाती है, जगाने की कोशिश करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा अंदर से पूरी तरह जाम होता है। घबराहट उस पर हावी होने लगती है। उसकी ताकत जवाब देने लगती है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और तभी जब वो बेहोशी होने वाली होती है दरवाजा जोर से टूटता है। जो अंदर आता है वो एना और जिन दोनों को पकड़कर पानी से बाहर खींचता है और उन्हें सुरक्षित जगह की तरफ ले जाता है। जैसे ही वो पानी से ऊपर आते हैं जो तुरंत जिन को CPR देना शुरू करता है। कुछ पल ऐसे होते हैं जो अनंत जैसे लगते हैं। फिर अचानक जिन खांसता है और होश में आ जाता है। एना टूट जाती है। वो उसे जोर से गले लगा लेती है, उसके कान में धीरे धीरे बोलती है, उसे दिलासा देती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं। जो अपना रिकॉर्ड बनाता है और कहता है कि उसने सफलतापूर्वक डॉक्टर एना और उसके बेटे जिन को बचा लिया है और अब वो दोनों को बिल्डिंग से बाहर ले जा रहा है। वो एना को बताता है कि उन्हें तुरंत छत पर पहुंचना होगा। कुछ ही पलों में एक हेलीकॉप्टर उन्हें निकालने आने वाला है। जब वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं तभी जिन अचानक बोलता है। वो कहता है कि उसे कई साल पहले हुआ वो हादसा याद है। वो दिन
दिन जब उनकी कार पानी में गिर गई थी और जिस दिन उसके पापा की मौत हो गई थी। एना प्यार से उसे रोकती है और फिर से गाना गाने लगती है। वो नहीं चाहती कि उसका बेटा उस दर्दनाक याद में दोबारा जाए। सीढ़ियां चढ़ते हुए एना को कुछ अजीब लगता है। वो जो से कहती है कि पानी का स्वाद नमकीन है, लेकिन ये तो बारिश का पानी होना चाहिए था। जो सच्चाई बता देता है, एक छोटा सा खगोलीय पिंड अंटार्कटिका से टकराया है, जिससे वहाँ की बर्फ तेजी से पिघल गई है। वो पिघली हुई बर्फ समुद्र के पानी में मिल गई है और अब वही पानी जमीन को डुबो रहा है। वो बताता है कि जापान पूरी तरह डूब चुका है। इसका मतलब यह है कि जिस 30 मंजिला बिल्डिंग में वो है, वो भी जल्द ही पूरी तरह पानी में समा जाएगी। एना सन्न रह जाती है। वो पूछती है कि इतनी बड़ी आपदा की भविष्यवाणी कैसे नहीं हो पाई थी। जो धीरे से जवाब देता है, उन्हें पता था, लेकिन इंसानियत इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर वो सबसे भयानक सच बोलता है, आज दुनिया खत्म हो जाएगी, मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा और एना के पास एक जिम्मेदारी है। उसे इंसानों का नया भविष्य बनाना होगा। जो उसे याद दिलाता है कि वो उन 2 वैज्ञानिकों में से एक है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी भावनाओं का सिस्टम तैयार किया था। दूसरी वैज्ञानिक, उसकी सुपरवाइजर ह्यून, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। लंबी खोज के बाद उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब इंसानियत की आखिरी उम्मीद सिर्फ एना है और यही वजह है कि जो को उसे बचाने भेजा गया। वो बताता है कि लैब में इंसान जैसे शरीर पहले ही बनाए जा चुके हैं, ऐसे कृत्रिम इंसान जिनके पास सोचने की ताकत है और जो आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ तैयार है, बस एक चीज बाकी है, इंसानी भावनाओं का सिस्टम, और वो पूरी तरह एना पर निर्भर करता है। जो कहता है कि जैसे ही वो कंपनी पहुंचेंगे सब कुछ साफ हो जाएगा। इससे पहले कि एना कुछ पूछ पाए, जिन अपनी माँ से कहता है कि उसे बाथरूम जाना है। वो लोग पास के एक अपार्टमेंट में मुड़ते हैं ताकि जिन जा सके। जब जिन अंदर होता है, जो हेडक्वार्टर से संपर्क करता है और अपनी लोकेशन बताता है, 15वीं मंजिल। लेकिन उसकी आवाज से साफ लगता है कि वो कुछ छिपा रहा है, कुछ जानकारी है जो वो एना से नहीं बता रहा। वो उस पर दबाव नहीं डालना चाहता, खासकर तब जब वो खुद सहयोग कर रही है। कॉल खत्म होने के बाद एना जो का डिवाइस लेती है और आखिरी बार अपनी माँ को फोन लगाती है। उसकी माँ बताती है कि वो अपनी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गई है। उसकी आवाज बेहद शांत होती है, लेकिन उसी शांति में दिल तोड़ देने वाला सच छिपा होता है। वो कहती है कि अब उसे इस तबाही से बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। वो एना से गिड़गिड़ाकर कहती है कि उसकी चिंता न करे, बस अपनी और जिन की जान बचाने पर ध्यान दे। एना की आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं। भारी दिल से वो अपनी माँ से अलविदा कहती है। कॉल कट हो जाती है। उसी वक्त जिन बाथरूम से बाहर आता है और तभी तेज पानी के दबाव से गैस की पाइपलाइन फट जाती है। पूरा माहौल तबाही में बदल जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जो दोनों को पकड़ लेता है और आग फैलने से पहले बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, बालकनी। वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एना का संतुलन बिगड़ जाता है। वो फिसलकर नीचे पानी में गिर जाती है। वो तुरंत ऊपर आती है, हांफते हुए सांस लेती है और तैरते हुए एक प्लास्टिक बोर्ड को पकड़ लेती है ताकि डूब ना जाए। डर से लड़ते हुए वो जिन को आवाज देती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो ठीक है और जल्द ही उसके पास पहुंच जाएगी। फिर वो वापस बिल्डिंग की तरफ तैरने लगी है। जब वो अंदर चढ़ती है तो उसे एहसास होता है कि वो अब 10वीं मंजिल पर है। उसी वक्त उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है, एक पड़ोसन जो लिफ्ट में फंसी हुई होती है। एना बिना सोचे उस आवाज की तरफ दौड़ती है। वो लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एक विशाल लहर अंदर घुसती है और एना को पानी के अंदर खींच लेती है। डूबते हुए उसका दिमाग फिर अतीत में चला जाता है। वो उस दिन को याद करती है जब उसकी कार पानी में डूब गई थी। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, अपने पति को देख रही थी, अपने बच्चे को देख रही थी। उसका पति उसे बताता है कि वो ठीक है। वो उनके बेटे की सीट बेल्ट खोलता है और उसे पहले बाहर धकेल देता है, लेकिन तभी वो खुद फंस जाता है। कार उसके चारों तरफ दबने लगती है। वो हिल नहीं पाता और आना समझ जाती है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वो अपने पति का हाथ छोड़ देती है। वो अपने बेटे को लेकर ऊपर की तरफ तैर जाती है, क्योंकि अगर वो एक सेकंड भी और रुकती तो उसका बच्चा मर जाता। वो फैसला उसे अंदर से तोड़ देता है, हमेशा के लिए। एना अचानक वर्तमान में लौट आती है और पूरी ताकत से ऊपर की तरफ तैरती है। जब वो चारों तरफ देखती है तो समझ जाती है कि पानी की धारा उसे लिफ्ट से बहुत दूर ले आई है। वो अब 18वीं मंजिल पर है। वो टूट जाती है। वो उस पड़ोसन को नहीं बचा पाई। उसी पल जो वहां पहुंचता है और घबराई हुई आवाज में कहता है कि जल्दी करो, जिनकी हालत बहुत खराब है। एना दौड़कर उसके पास जाती है और देखती है कि उसे डायबिटिक अटैक आ रहा है। जो उससे दवाई के बारे में पूछता है। एना सन्न रह जाती है। बैग गायब हो चुका है। एक पल भी बर्बाद किए बिना वो जिन को उठाती है और सामने दिखने वाले पहले अपार्टमेंट में घुस जाती है। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी रहता होता है। वो जल्दी से माफी मांगती है, जिन को जमीन पर लेटाती है, फ्रिज खोलती है, जूस निकालती है और उसमें ढेर सारी शुगर डाल देती है। वो कांपते हाथों से वो जूस जिन को पिलाती है। इसी बीच एक और याद उभरती है, उसकी सुपरवाइजर हयान के साथ का एक पल। अपने पति की मौत के बाद एना ने एक बार सोचा था कि वो जिन को छोड़ दे। उसे लगा था कि अब वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, लेकिन हयान ने उसे रोक लिया था। उसने कहा था जल्दी फैसला मत लो, क्योंकि एक दिन लैब वैसे भी जिन को उससे ले लेगी, और सिर्फ जिन को नहीं, हयान की बेटी यूजीन को भी। और तभी सच्चाई सामने आती है। एना और हयान ने अपने बच्चों को खुद बनाया था। जिन और यूजीन आम बच्चे नहीं थे, वो पहले सफल प्रयोग थे इंसानी भावनाओं के उस सिस्टम के जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया था। हयान ने एक बार कबूल किया था कि उसे ये सब करने का पछतावा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो उनसे इतना जुड़ जाएंगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो उनसे इतना प्यार करने लगेंगी। एना अपनी यादों से बाहर आती है जब जिन की आवाज सुनाई देती है। वो होश में है। कमजोर आवाज में वो बताता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और
उससे गलती हो गई। एना उसे प्यार से चुप कराती है और उसके कपड़े धोने चली जाती है और तभी उसकी नजर एक चौंकाने वाली चीज पर पड़ती है। धूप निकल आई है, तूफान रुक गया है। कुछ पलों के लिए सब कुछ शांत लगता है, लेकिन जो उसे सच्चाई बताता है, नोहा, ये बस एक रुकावट है, एक थोड़ी देर की शांति। तूफान किसी भी पल वापस आ सकता है। फिर वो आखिरकार वो बात बता देता है जो वो अब तक छुपा रहा था। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचेंगे, लैब जिन को उससे छीन लेगी। जो कबूल करता है कि उसने खुद भी उन बच्चों में से एक है जिन्हें उनकी माओ ने छोड़ दिया था। वही दर्द उसे अंदर से बदल गया, वही दर्द उसकी इंसानियत को देखने की सोच को बिगाड़ गया। वो बस ये देखना चाहता था कि एक माँ का क्या हाल होता है जब उसे पता चलता है कि उसका बच्चा उससे छीन लिया जाएगा। एना अंदर तक हिल जाती है, लेकिन वो सब कुछ अपने अंदर छुपा लेती है। वो कुछ नहीं कहती। उसी पल तूफान पूरी ताकत के साथ वापस आ जाता है। वो जिन को उठाते हैं और जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त एना की नजर नीचे बैठे एक आदमी पर पड़ती है। उसके सामने उसकी गर्भवती पत्नी दर्द से तड़प रही होती है। साफ दिख रहा होता है कि उसकी डिलीवरी होने वाली है। वो आदमी हाथ जोड़कर एना से मदद की भीख मांगता है, लेकिन जो उसे रोक लेता है। अब वक्त नहीं है, एक सेकंड नहीं, उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। भारी दिल से एना उस आदमी से माफी मांगती है और खुद को मजबूर करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। जिन उसे मासूम नजरों से देखता है और पूछता है कि वो औरत इतनी दर्द में क्यों थी। एना धीरे से कहती है कि वो औरत बच्चे को जन्म देने वाली है। फिर जिन उससे पूछता है, क्या तुम्हें भी इतना ही दर्द हुआ था जब तुमने मुझे जन्म दिया था? ये सवाल उसे अंदर तक तोड़ देता है। वो कोई जवाब नहीं देती। वो जिन को अपनी पीठ से उतारती है, दीवार से टेक लगाकर बैठ जाती है और बिना आवाज किए रोने लगती है। उसी वक्त जो वहां पहुंचता है और उसे जल्दी चलने को कहता है। बस एक ही मंजिल बची है छत पर पहुंचने से पहले, लेकिन अब एना टूट चुकी होती है। वो जो से कहती है कि वो अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती, वो जिन को किसी भी हाल में नहीं खो सकती। जो उसे देखता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, वो जिन को उसके साथ रहने देगा। वो उसका हाथ पकड़ता है और दोनों आखिरी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। छत पर पहुंचते ही उन्हें लैब की एक टीम मिलती है जिसका लीडर किम होता है, जो मिशन सौंप देता है। किम आगे बढ़ता है और ठंडे लहजे में एना को बताता है कि वो उसके बेटे को ले जा रहे हैं। वो उसे न्यू ह्यूमन नंबर 77 कहते हैं। किम कहता है कि एना अपना काम जारी रखेगी, इंसानी भावनाओं का सिस्टम तैयार करने का काम। उसी पल सैनिक जिन को उसकी बाहों से छीन लेते हैं। एना जमीन पर गिर पड़ती है। वो लड़ती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। बेबस होकर वो जो के पास दौड़ती है और उसे उसका वादा याद दिलाती है और तभी जो सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि उसने उसे धोखा दिया। हयान मरी नहीं है, वो भाग गई थी अपनी बेटी यूजीन को साथ लेकर। वो कहता है कि यही फर्क है हयान और एना में। हयान ने अपने बच्चे को चुना और एना उसके साथ चली आई, ये जानते हुए भी कि उसका बच्चा छीना जा सकता है। जो मुड़ जाता है और वहां से चला जाता है। एना डर के मारे देखती रह जाती है जब सैनिक जिन को सेडेटिव इंजेक्शन देते हैं और उसका सिर मुंडवाना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी खोपड़ी खोली जा सके। वो दौड़कर किम के पास जाती है। वो उससे विनती करती है, गिड़गिड़ाती है कि उसके बेटे को छोड़ दे, लेकिन किम मना कर देता है। वो कहता है कि एना कामयाब हो चुकी है, जिन परफेक्ट मॉडल है, लैब उसी से और भी कई नए इंसान बनाएगी। वो उसे उसके अपने शब्द याद दिलाता है, वही शब्द जो उसने अपने बेटे को बनाते वक्त कहे थे। तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। एना मुड़कर देखती है, सैनिक जो को गोली मार देते हैं। किम ठंडे स्वर में कहता है कि यहाँ मौजूद हर कोई मरेगा, सिर्फ एना को छोड़कर। उसे अकेले जाने की इजाजत है। एना भागकर जिन के पास जाती है, उसे आखिरी बार गले लगाती है और रोते हुए अलविदा कहती है। सदमे में वो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ती है। हेलीकॉप्टर के अंदर दो सैनिक उसके पास आते हैं। उनके हाथों में जिन का दिमाग है, उसके शरीर से अलग किया हुआ। वक्त बीत जाता है। अब एना लैब की टीम के साथ एक अंतरिक्ष यान में होती है जो धरती की परिक्रमा कर रहा होता है। सू नाम का एक आदमी उससे संपर्क करता है और मिशन समझाता है। 15 मिनट के अंदर हजारों उल्का पिंड के टुकड़े धरती से टकराने वाले हैं। धरती पर ज्यादातर जिंदगी खत्म हो जाएगी। इंसानियत को पूरी तरह से खत्म होने से बचाने के लिए लैब ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 7 स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। इनमें मौजूद लोग आखिरी बचे हुए इंसान हैं। वो लोग इजाबेला लेबोरेटरी नाम की जगह जा रहे हैं जहां इंसानी शरीर बनाए जा सकते हैं और उन शरीरों में भावनाएं डालने वाला कोई है तो सिर्फ एना। इस बार वो सिर्फ बच्चे नहीं बनाएंगे, तेजी से नई इंसानी नस्ल बढ़ाने के लिए वो माँ और बच्चे को एक साथ बनाएंगे ताकि महाबाढ़ के बाद के दौर में इंसान जिंदा रह सके। लेकिन एना इससे सहमत नहीं होती। वो कहती है कि इंसान को सबसे पहले सर्वाइवल इंस्टिंक्ट समझना होगा और उसके लिए सबसे पहले माँ बनना सीखना होगा। बच्चा पहले से तैयार है, इस बार प्रयोग माँ पर होगा। बच्चे को उससे छुपा दिया जाएगा। माँ को अपने बच्चे की तलाश में अनगिनत मुश्किलों से गुजरना होगा। अगर वो असफल हुई तो प्रयोग फिर से शुरू किया जाएगा। अगर वो कामयाब हो गई तो इंसानियत बच जाए। सू उसे चेतावनी देता है, अगर माँ असफल हुई तो इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एना कुछ बोल पाती उससे पहले ही उनके सामने उड़ रहा स्पेसक्राफ्ट अचानक फट जाता है। उसके टुकड़े उनके यान से टकराते हैं, दीवारें चीरते हुए अंदर घुस जाते हैं। सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। वक्त फिर से रीसेट हो जाता है। एना की नींद खुलती है जिन की आवाज से। वो बोल रहा होता है कि उनका अपार्टमेंट अब स्विमिंग पूल बन गया है। एना नीचे देखती है और कुछ अजीब महसूस करती है। उसकी टी शर्ट पर एक नंबर छपा होता है, 491। उलझन में वो बिस्तर से उठती है, तभी उसका फोन बजता है। कॉल जो की होती। वो उसे बताता है कि उसकी सुरक्षा और रेस्क्यू की जिम्मेदारी उसी की है। फोन पर बात करते हुए जिन एना को अपनी बनाई हुई एक ड्राइंग दिखाना चाहता है, लेकिन एना झल्ला जाती है। वो उसे दूर कर देती है क्योंकि उसका ध्यान भटका हुआ होता है। जो उसे तुरंत छत पर आने को कहता है और जोर देता है कि वो अपने बेटे को साथ लेकर आए। एना को ह्यांग की चेतावनी याद आ जाती है कि लैब जिन को उससे छीनना चाहती है। वो कॉल काट देती है। वो जिन की दवाइयां एक
छोटे बैग में डालती है और उसे ढूंढने लगती है। वो उसे अलमारी के अंदर छुपा हुआ मिल जाता है गुस्से में, लेकिन प्यार से वो कहती है ये नाराज होने का वक्त नहीं है, उसे उसके पास ही रहना होगा और उसकी बात माननी होगी। वो उसे अपनी पीठ पर उठाती है और अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। बाहर उसे सामने वाली बिल्डिंग में जो दिखता है जो उसका नाम लेकर पुकार रहा होता है। घबराकर एना उससे छुपने के लिए दौड़ पड़ती है। तूफान और तेज हो जाता है, एक विशाल लहर पूरा इलाका डुबो देती है। एना जिन के साथ तैरती है और किसी तरह सतह तक पहुंचती है। वो उसे वापस बिल्डिंग के अंदर चढ़ने में मदद करती है, लेकिन जब वो खुद अंदर जाती है तो जिन गायब होता है। वो उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन तभी एक और लहर अंदर घुस आती है। उसे पानी के अंदर जिन दिखता है डूबने वाला। वो उसे बचाने के लिए गोता लगाती है, लेकिन उसका दवाइयों वाला बैग हाथ से छूट जाता है। जब वो ऊपर आती है जिन गायब होता है। उसे जहाज का एक पल याद आता है जब वो जिन के स्विमिंग गॉगल्स पकड़े हुए थी। वो कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डालती है, गॉगल्स वहीं होते हैं। एना बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो जो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है कुछ गड़बड़ रखता है। उसकी टी शर्ट पर लिखा नंबर बदल चुका होता है, 787। होश में आते ही वो जो को धक्का देकर जिन को ढूंढने भागती है। जो उसे रोकता है और अपने फोन में एक फोटो दिखाता है। उसमें जिन भीड़ के साथ छत की तरफ जाती सीढ़ियों की ओर जा रहा होता है। जो उसे भरोसा दिलाता है कि उनकी सिक्योरिटी टीम उसे ढूंढ रही है, लेकिन एना नहीं मानती। वो कहती है कि वो खुद अपने बेटे को ढूंढेगी। जो उसे जबरदस्ती छत की तरफ खींचने लगता है। तभी एना उसका हथियार छीन लेती है, उसकी तरफ तान देती है और चिल्लाकर पूछती है मेरा बेटा कहाँ है। जो कुछ जवाब देता उससे पहले ही गैस पाइप फट जाती है। एना लगभग पानी में गिर जाती है, लेकिन जो उसे पकड़ लेता है। उसकी टी शर्ट का नंबर फिर बदल जाता है, 1931। जो कसम खाकर कहता है कि उसे नहीं पता जिन कहाँ है। एना उस पर भरोसा नहीं करती। वो उसका हाथ छोड़ देती है और पानी में कूद जाती है। वापस बिल्डिंग की तरफ तैरते हुए वो 10वीं मंजिल तक पहुंचती है और सीधे लिफ्ट की तरफ जाती है। वो दरवाजे पर जोर जोर से मारती है और पूछती है अंदर कोई है क्या। अंदर से एक बच्चे की आवाज आती है, एक छोटी बच्ची। जी पूछती है कि एना को कैसे पता चला कि वो अंदर फंसी हुई है। एना चौंक जाती है। वो खुद भी यही सोच रही होती है। वो उस ख्याल को नजरअंदाज कर देती है। वो पानी के अंदर गोता लगाती है और लिफ्ट के दरवाजे खुलने की कोशिश करती है। वो दरवाजों को पकड़ती है और तभी उसका दिल रुक जाता है। अचानक कार्डियक अरेस्ट। वो गिर जाती है, मर जाती है। फिर वो वापस आती है। उसकी आंख खुलती है। वो जोर से सांस लेती है, जिंदा। वो फिर से लिफ्ट की तरफ दौड़ती है, दरवाजे पर मारती है और अंदर जी से बात करती है। वो उसे बताती है कि वो कुछ लेकर आएगी जिससे दरवाजा खोला जा सके और वो तुरंत वापस आएगी। उसी पल उसकी टी शर्ट पर लिखा नंबर फिर बदल जाता है, 47। एना एक लकड़ी का पटरा ढूंढती है, लिफ्ट का दरवाजा खोलती है और जी को बाहर निकाल लेती है। वो उसे पास के एक अपार्टमेंट में ले जाती है ताकि वो अपने गीले कपड़े बदल सके। एना उसे दिलासा देती है और बताती है कि उसका दादाजी सुरक्षित है और अपने ही अपार्टमेंट में है। जी उसे हैरानी से देखती है। वो पूछती है आपको कैसे पता कि मैं अपने दादाजी के पास जाने वाली थी। एना जम जाती है। उसे खुद नहीं पता उसे ये कैसे पता था। और उससे भी ज्यादा अजीब बात, एना अचानक जी से कह देती है कि वो खुद जल्द मरने वाली है। एना ध्यान से जी को अपने बेटे जिन के बारे में बताती है। वो उसका हुलिया समझाती है और जी से कहती है कि अगर कहीं जिन दिखे तो उससे कह देना कि उसकी माँ उसे ढूंढ रही है। तभी जी एक जरूरी बात बताती है। वो कहती है कि जब वो लिफ्ट में फंसी हुई थी तब उसने 2 जवान लड़कों को एक बच्चे से बात करते हुए सुना था। वो लोग उसकी माँ के बारे में पूछ रहे थे और ये भी जानना चाहते थे कि क्या उसे किसी फ्लैट का पासवर्ड पता है। जी बताती है कि वो लोग ऊपर वाली मंजिल की तरफ गए। एना उसका शुक्रिया अदा करती है और तुरंत ऊपर की ओर दौड़ पड़ती है। वहाँ वो देखती है कि 2 आदमी एक फ्लैट से निकल रहे हैं जिसे वो अभी अभी लूट चुके होते हैं। जैसे ही उनकी नजर एना पर पड़ती है वो उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक फ्लैट का दरवाजा खुलता है। जो बाहर आता है और उसकी गोद में जी होती है। बिना एक पल गवाए वो दोनों आदमियों पर टूट पड़ता है। वो एक को उठाकर पानी में फेंक देता है और दूसरे को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। वो उसे बेरहमी से पूछता है कि जिन कहाँ है। आखिरकार वो आदमी टूट जाता है और सच बता देता है। वो कहता है कि बच्चा खुद ही भाग गया था। जो उसे भी पानी में फेंक देता है। फिर एना से कहता है कि किसी ने उसके बेटे को अगवा नहीं किया, जिन खुद भागा है और कहीं छुप गया है। जो पूछता है क्या तुम्हें पता है जिन कहाँ छुप सकता है। एना नहीं कहती। जो उसके जवाब से उलझकर वहाँ से चला जाता है। एना वहीं खड़ी रहती है। तभी पास वाले कमरे को देखकर उसकी यादें ताजा हो जाती हैं। उसे वह पल याद आता है जब उसने जिन को जूस पिलाया था ताकि उसे डायबिटीज का अटैक ना आए। वो वापस जी के पास जाती है और कहती है कि अब उसे जाना होगा। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ चले और अपने दादा दादी को यहीं छोड़ दे, लेकिन जी मना कर देती है। वो कहती है कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तभी जी की दादी एना के हाथ में जूस की एक बोतल देती है और कहती है ये तुम्हारे बेटे के लिए है। एना हैरान रह जाती है। वो पूछती है आपको कैसे पता कि मेरे बेटे को डायबिटीज है, लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं देती। एना जूस की बोतल लेती है और बाहर निकल जाती है। बाहर फिर से जो दिखाई देता है। वो एना को भरोसा दिलाता है कि सिक्योरिटी टीम आ चुकी है और पूरी बिल्डिंग में जिनको ढूंढ रही है। लेकिन एना को याद आता है कि पहले कैसे सैनिकों ने उसके बेटे को इंजेक्शन लगाया था। वो साफ कह देती है कि उसे खुद जिन को ढूंढना है और अगला अटैक आने से पहले उसे जूस पिलाना है। जो को अब भी यकीन नहीं होता। वो उसके पीछे पीछे चलता है। फिर एक दर्दनाक बात कह देता है। वो कहता है जिन तुम्हें छोड़कर खुद गया है। फिर वो पूछता है ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि कोई बच्चा अपनी माँ को छोड़ दे। एना टूट जाती है। वो कहती है यही वजह है कि मुझे उसे ढूंढना ही होगा। वो मान लेती है कि पहले भी वो कई बार अपने बेटे को ढूंढने में नाकाम रही है और तभी सच्चाई सामने आ जाती। जो
जो कुछ भी अभी हो रहा है वो उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जिसके बारे में एना ने स्पेसक्राफ्ट में बताया था। ये एक्सपेरिमेंट उसी ने डिजाइन किया था। एक माँ जो अपने बेटे को ढूंढ रही है बिना अंत की रुकावटें, बार बार की नाकामयाबी। उसकी टी शर्ट पर बदलता नंबर हर कोशिश, हर रीसेट, हर जिंदगी को दिखाता है। एना जो से गिड़गिड़ाकर कहती है कि वो उसकी मदद करे। वो बताती है कि वो लगभग सारे फ्लैट चेक कर चुकी है, बस कुछ ही बाकी है। वो सुझाव देती है कि दोनों अलग अलग ढूंढते हैं, जो विषम नंबर वाले फ्लैट देखेगा और वो सम नंबर वाले। जो मान जाता है, हालांकि उसे खुद नहीं पता कि वो उस पर भरोसा क्यों कर रहा है। जैसे जैसे एना आगे बढ़ती है उसकी टी शर्ट पर नंबर फिर बदल जाता है। 79993। वो 28वीं मंजिल पर पहुंचती है। वहां उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, वही गर्भवती महिला जिसे वो पहले देख चुकी, लेकिन इस बार वो बच्चे को जन्म दे चुकी होती है। एना उसकी मदद करती है। माँ को अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर मुस्कुराते देख एना की आंखें भर आती है। फिर उसका पति पानी लेकर अंदर दौड़ता है। वो अपनी पत्नी और बच्चे को सुरक्षित देखकर राहत और खुशी से भर जाता है। औरत उसे बताती है कि उसने पहले ही स्वप्न देख लिया था कि जिस दिन वो बच्चे को जन्म देगी उसी दिन तूफान आएगा। ये बात एना के दिल पर सीधा वार करती है। उसे याद आता है कि जिन ने भी उसे अपने स्वप्न के बारे में बताया था। जिन ने एक ड्राइंग बनाई, उसमें एना एक हेलीकॉप्टर के सामने खड़ी, बिल्कुल वही सीन जहां वो कभी उससे अलविदा कह चुकी। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि जिन ने वो ड्राइंग उसे कई बार भेजी थी, एक जैसी, बार बार। एना को अचानक वो पल याद आता है जब जिन उनके अपार्टमेंट में अलमारी के अंदर छुपा था और उसने उससे कहा था कि वो उससे बहुत समय से झूठ बोल रही है। एना भागते हुए वापस अपार्टमेंट आती है, सीधे अलमारी की तरफ दौड़ती है, दरवाजा खोलती है, उम्मीद करती है कि जिन अंदर होगा, लेकिन वहां जिन नहीं होता। वहां सैनिक उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उस पर हमला करते हैं और उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देते हैं। जब एना को होश आता है तो वो आधी बेहोशी में होती है। उसके ऊपर जो खड़ा होता है वो कहता है कि जैसे ही जिन मिल जाएगा वो उसे पूरी तरह जगा देंगे। अभी के लिए उसे रूफटॉप तक ले जाना जरूरी है मिशन पूरा करने के लिए। एना उसे चेतावनी देती है। वो कहती है कि सब उसे धोखा दे रहे हैं। जैसे ही वो रूफटॉप पर पहुंचेगा उसे मार दिया जाएगा। जो को याद आता है कि वो पहले भी एक बार गोली खा चुका है। अब वो सच जानना चाहता है। वो सैनिकों पर टूट पड़ता है, एक एक करके सबको गिरा देता है। आखिरी सैनिक लगभग उसे मार ही देता है, लेकिन तभी एना गोली चलाती है और जो की जान बच जाती है। जो उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे उसकी पूरी होशो हवास लौट आती है। दोनों वहीं बैठ जाते हैं। अब एना सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि पहली बार जिन को खोने के बाद हर कोशिश का अंत एक जैसा ही हुआ। जिन बार बार गायब होता रहा। ये बातचीत भी हजारों बार पहले हो चुकी है। जो के दिमाग में टूटी फूटी यादें लौटने लगती हैं। पिछली कोशिशें जहां वो एना के साथ मिलकर सिक्योरिटी फोर्स से लड़ता रहा था। एना आगे बताती है। वो कहती है कि जिन को सब कुछ शुरू से पता था, इसीलिए वो छुप गया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसे फिर से छोड़ दे। एना बताती है कि जब भी जिन डर जाता है या गुस्सा होता है वो अलमारी में छुप जाता है, और जब जब वो उसे ढूंढने के करीब पहुंची सिक्योरिटी टीम बीच में आ गई। फिर एना एक और दर्दनाक सच मानती है। वो कहती है कि भले ही वो सफल हो जाए फिर भी शायद जिन उसे देखना ना चाहे, क्योंकि उसके दिल में ये बैठ गया है कि उसकी माँ ने उसे लैब के हवाले कर दिया था। जो उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम गलत सोच रही हो। अगर जिन 1000 बार गायब हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी माँ से नफरत करता है। इसका मतलब ये है कि वो इंतजार कर रहा है कि उसकी माँ उसे ढूंढ ले। ये सुनकर एना को हिम्मत मिलती है। कोशिश नंबर 20,499। वो पानी के अंदर सिक्योरिटी सैनिकों से लड़ती है, सबको हराकर रूफटॉप तक पहुंचती है। वहां उसे एक बंद अलमारी दिखती है। वो दरवाजा खोलती है, अंदर जिन होता है बेहोश। वो जल्दी से उसे जूस पिलाती है, लेकिन वो नहीं उठता। एना उसके पास बैठ जाती है, रोते हुए उससे माफी मांगती है। कहती है कि उसने उसे अकेला महसूस करवाया। तभी जिन की आंखें खुलती हैं। वो कहता है, माँ तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वो उसे याद दिलाता है कि उसी ने उसे अलमारी में छुपने को कहा था और कहा था कि यहीं रहना जब तक वो वापस ना आए। और तभी सब कुछ साफ हो जाता है। जब पहली बार एना ने जिन को अलविदा कहा था तो उसने चुपके से उसे रूफटॉप की उस अलमारी के बारे में बताया था। उसने कहा था वहीं छुपना और मेरा इंतजार करना। ये सब एना की ही चाल थी, लैब से बोला गया झूठ, ताकि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो जितना हो सके अपने बेटे के साथ रह सके जब तक लैब का हर एक सदस्य खत्म ना हो जाए। अब कहानी हमें पीछे ले जाती है उस पल में जब टूटे हुए स्पेसक्राफ्ट का मलबा एना के जहाज को चीरता हुआ अंदर घुसा था। एक टुकड़ा उसके पेट में लगा। वो बुरी तरह घायल हो गई। उसे पता था कि शायद वो जिंदा ना बचे। तभी उसने आखिरी फैसला लिया। उसने मिशन कमांडर से कहा कि उसे एक्सपेरिमेंट में माँ की भूमिका दी जाए, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वो नई इंसानी नस्ल में माँ बनने की भावना डाल सकती। कोड से नहीं, डेटा से नहीं, बल्कि दर्द, डर, त्याग और प्यार को जीकर उसे मशीनों से जोड़ा गया। उसकी यादों का डेटा निकाला गया और उसे जिन की यादों से जोड़ दिया गया। वही डेटा जो पहले उसके दिमाग से निकाला गया था। जैसे जैसे एना एक्सपेरिमेंट के अंदर कोशिश पर कोशिश दोहराती रही, वो वादा भूलती चली गई जो उसने कभी जिन से किया था। लेकिन अब इस पल में जिन आखिरकार उसे सच याद दिला देता है। उसी वक्त लैब के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। एना बिना किसी सेकंड गंवाए हरकत में आ जाती है। वो अपनी जेब से जिन के स्विमिंग गॉगल्स निकालती है और उसे दे देती है। वो उससे कहती है इन्हें पहन लो, फिर कहती है पानी में कूद जाओ। उसी समय एना लैब के सैनिकों पर टूट पड़ती है। जो भी ताकत बची होती है सब झोंक देती है। वो सैनिकों को रोकती है ताकि वो उसके बेटे तक ना पहुंच सके। वो जिन से चिल्लाकर कहती है कूद जाओ और वादा करती है मैं भी तुम्हारे पीछे कूदूं। जिन को अपनी माँ पर पूरा भरोसा होता है। वो कूद जाता है। ठीक उसी पल लैब का मेन सर्वर क्रैश हो जाता है। पूरा सिस्टम ढह जाता है। एक्सपेरिमेंट पूरी तरह बंद हो जाता है। एना प्रोग्राम को हरा चुकी होती है। वो खुद को इस एक्सपेरिमेंट से आजाद कर चुकी होती है। एना भी पानी में कूद जाती है। वो अपनी
अपनी बची खुची ताकत के साथ तैरती है जब तक जिन तक नहीं पहुंचती। उनके चारों तरफ लहरें और ऊंची होती जा रही होती हैं, दीवारों की तरह उनकी तरफ बढ़ती हुई। एना अपने बेटे की तरफ देखती है और प्यार से उसे उसकी डाइविंग प्रैक्टिस याद दिलाती है। वो कहती है, हम साथ में डाइव करेंगे। दोनों एक गहरी सांस लेते हैं और तभी एक बहुत बड़ी लहर उनके ऊपर टूट पड़ती है। वो दोनों को खींचकर गहराई में ले जाती है और वहीं पानी के नीचे एना अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है, अपने बेटे की जिंदगी भी, और इसके साथ ही पूरी इंसानी नस्ल का भविष्य भी फिल्म खामोशी में खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल में कहीं रुक गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।